स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। पिछली क्लास में हमने जाना था भवन निर्माण सामग्री के बारे में। उसमें कुछ सामग्रियां रह गई थी, आज उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए जानते हैं प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक भवन निर्माण में प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है और हर जगह आजकल प्लास्टिक यूज़ होता है क्योंकि ये हैंडी होता है, साथ ही सस्ता होता है और ये आसानी से इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। थर्मोसॉफ्टिंग है, ये जो है प्लास्टिक ये रिसाइकल हो सकता है, रिसाइकल हो सकता है। और इसके एग्जाम्पल है पॉलीथीन और ये जो है महंगा भी होगा, महंगा। तो जो प्लास्टिक है वो 2 टाइप्स का है। कौन कौन सा? थर्मोसॉफ्टिंग और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसॉफ्टिंग जो होता है वो क्या होता है, महंगा होता है, साथ ही इसे रिसाइकल कर सकते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग्स को रिसाइकल नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल है मेलामाइन, इपॉक्सी और यूथ्रेन। तो हमने क्या जाना? हमने जाना प्लास्टिक के बारे में। गृह निर्माण में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक का जो निर्माण है, अब उसके बारे में जान लेते हैं। प्लास्टिक का निर्माण जो है पॉलीमराइजेशन के कारण होता है। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कोल, पेट्रोलियम सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसके अंदर प्लास्टिक को बनाने के लिए पॉलीमराइजेशन की क्रिया की जाती है। और इस प्रक्रिया के द्वारा कोल यानी कोयला, पेट्रोलियम, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है इनके बीच में क्रिया करवाई जाती है और इसके द्वारा जो है प्लास्टिक का निर्माण होता है। प्लास्टिक 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? थर्मोसॉफ्टिंग को थर्मोप्लास्टिक भी कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक भी कहते हैं। तो है वो रिसाइकल हो सकता है और ये महंगा होता है। वहीं पर जो थर्मोसेटिंग है, यहाँ पर थर्मोसेटिंग आएगा, ये दोनों नाम एक ही है, थर्मोसॉफ्टिंग और थर्मोप्लास्टिक एक ही नाम है। दूसरा है थर्मोसेटिंग, दूसरा है थर्मोसेटिंग्स। ये रिसाइकल नहीं हो सकता है। इसके एग्जाम्पल है मेलामाइन, यूथ्रेन और इपॉक्सी। मेलामाइन, यूथ्रेन और इपॉक्सी इसके एग्जाम्पल हैं। तो हमने जान लिया प्लास्टिक कैसे बनता है, इसके क्या क्या टाइप होते हैं और प्लास्टिक का यूज जो है घर की खिड़कियां बनाने में, दरवाजे बनाने में भी लिया जाता है, साथ ही नल वगैरह है उनकी फिटिंग में भी इनका उपयोग लिया जाता है। तो बात कर लेते हैं लोहे के बारे में। और लोहा जो है हम पिलर बनाने में काम में लेंगे। घर के अंदर क्या होता है? पिलर, छत, ये सारी चीजें बनाने में काम में लिया जाता है। और लोहा जो है 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? ढलवा, निर्मित और स्टील। ढलवा जो होता है वो भी 3 तरह का होगा। कौन कौन सा? सफेद, भुरभुरा और मैलिएबल। अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर जो कच्चा लोहा होता है, कच्चे लोहे को किस में पकाया जाता है? ट्यूबवेला भट्टी में पकाकर इसे बनाया जाता है। और इसके अंदर जो है कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 17 से 4.5%। इसमें कार्बन की मात्रा 17 से 4.5% हो सकती है, या आप इसे 4.5 to 17% भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप के बारे में जानते हैं, निर्मित। और निर्मित के अंदर जो है 15% से कम कार्बन पाया जाता है। कार्बन का कितनी मात्रा होती है? कार्बन की मात्रा 15% से कम होती है। और ये दानेदार और भुरभुरा टाइप का होता है। और साथ ही ये जो ढलवा है ये भी दानेदार
दानेदार भुरभुरा। साथ ही हम जान चुके हैं ढलवा लोहा जो है कितने तरह का होता है, 3 तरह का, सफेद, भुरभुरा और मैलिएबल। और हमने देखा निर्मित लोहा जो है उसमें अगर हम ढलवा की तुलना करें तो इसमें कार्बन की मात्रा 15% से कम होती है और साथ ही ये दानेदार होता है। स्टील का लोहा जो होता है ये सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है और आजकल इसका उपयोग भी किया जाता है। निर्माण स्टील, इसका जो निर्माण है वो लोहे की परत, लोहा परत प्लस मैग्नीशियम, आयरन, चूना, इसके द्वारा किया जाता है। अगर आप भी जरूर जोड़ दें। तो हमने देख लिया, क्या देखा हमने देखा स्टील का लोहा जो है सबसे ज्यादा फेमस लोहा है और इसके अंतर्गत इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसमें पिग लोहा यानी पिग आयरन जो है वो लिया जाता है। आयरन प्लस चूना प्लस मैग्नीशिया, इन सबको मिला के प्रक्रिया कराई जाती है और उसके द्वारा स्टील का निर्माण होता है। स्टील जो है लोहे का ही रूप है और इसे इस तरह से निर्मित किया जाता है। बात कर लेते हैं सीमेंट के बारे में और ये बहुत ही उपयोगी एलिमेंट है हमारे भवन को निर्माण करने के लिए, यानी हमारा जो घर है, हमारा जो मकान है, इसके बिना नहीं बनाया जा सकता। सीमेंट के उपयोग से ही हम ईंटों को जोड़ते हैं, टाइल्स को जोड़ने के लिए सीमेंट का यूज किया जाता है। और चलिए जानते हैं इससे बनाते कैसे हैं। तो सीमेंट जो है सोडा पोटाश, एल्यूमिना, आयरन और मैग्नीशिया, इन चारों तत्वों को मिलाकर गर्म किया जाता है और उसके बाद में जब ये सारी चीजें गर्म की जाती हैं तो क्या बनता है, ढेला या पत्थर रूप में ये बन जाता है, पत्थर रूप में ये बन जाता है और फिर इसे पीस कर तैयार किया जाता है। तो हमने क्या जाना, हमने जाना कि जो सीमेंट है इसे हम कैसे बनाते हैं, सोडा पोटाश, एल्यूमिना, आयरन, मैग्नीशिया, इन चारों चीजों को गर्म किया जाता है। गर्म करने पर ये पत्थर के रूप में बन जाते हैं और फिर इन्हें पीस कर सीमेंट तैयार किया जाता है। जो सीमेंट है इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है और ये क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट, सीमेंट का जो आविष्कार है वो जोसेफ एस्पेंडी द्वारा किया गया था। सीमेंट का आविष्कार जोसेफ एस्पेंडी द्वारा किया गया था और कब किया गया था, इसका आविष्कार जो है 1824 में किया गया था। किसके द्वारा, जोसेफ एस्पेंडी के द्वारा। और ये जो है जोसेफ एस्पेंडी ये रहने वाले थे पोर्टलैंड के, ये कहाँ के रहने वाले थे, पोर्टलैंड के रहने वाले थे। और ये जबकि पोर्टलैंड के रहने वाले थे इसी वजह से जो सीमेंट है इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। अभी जब हम टाइप्स के बारे में जानेंगे तो हम जानेंगे इसे हम पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। तो हमने क्या जाना, हमने देख लिया सीमेंट बनता किस किस से है। सीमेंट जो है सोडा पोटाश, सिलिकेट, चूना और मैग्नीशिया, इन चारों को मिलाकर गर्म किया जाता है, ठेले के रूप में यानी पत्थर के रूप में बन जाता है, पीस लिया जाता है इसे और फिर सीमेंट बनाया जाता है। सीमेंट का आविष्कार जो है पोर्टलैंड में रहने वाले जोसेफ एस्पेंडी के द्वारा 1824 में किया गया था। और ये जो क्योंकि ये जोसेफ एस्पेंडी पोर्टलैंड में रहने वाले थे इसलिए इस सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। तो अब हम जानते हैं सीमेंट के टाइप्स के बारे में। तो हम बात कर लेते हैं सीमेंट के टाइप्स के बारे में और ये कितने तरह के हैं, 6 तरह के हैं। कौन कौन से, साधारण, शीघ्र जमने वाला, रंगीन सीमेंट, सफेद, धवन भट्टी और पैजोलिनिक। तो पहले बात करते हैं साधारण सीमेंट के बारे में और इसे हम पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट भी इसे हम कहेंगे। और ये जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है, पोर्टलैंड सीमेंट जमने के बाद आकार में बढ़ जाता है। मतलब जैसे आटा, हम आटे को जब गूंद के रखते हैं कुछ समय बाद उसे देखते हैं तो वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब खराब होने के बाद थोड़ा बढ़ जाता है। जब उसमें खमीरीकरण होता है तब उस समय जो आटा है उसका साइज बढ़ जाता है। इसी तरह से जो
साधारण या पोर्टलैंड सीमेंट होता है ये जमने के बाद बढ़ जाता है कि, और ये जो सीमेंट होता है नाम से ही पता चल रहा है ये शीघ्र जम जाता है, परंतु इसमें बढ़ने का गुण नहीं होता, बढ़ने का गुण नहीं होता। ये अच्छा सीमेंट माना जाता है और इसका उपयोग इसी वजह से ब्रिज के निर्माण में, भवन निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रंगीन सीमेंट के बारे में। रंगीन सीमेंट किचन वगैरह जो है इसमें कलरफुल सीमेंट यूज किया जाता है और ये जो होता है महंगा होता है, थोड़ा महंगा, और ये कहाँ यूज किया जाता है, फर्श और दीवारों पर उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है सफेद सीमेंट और जिसे हम पीओपी भी कहते हैं, पीओपी भी कहते हैं, और ये टाइल्स को भरने के लिए यूज होता है। टाइल्स वगैरह जब हम फर्श पे लगाते हैं तो उन्हें आपस में चिपकाने के लिए ये पीओपी या फिर व्हाइट सीमेंट यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है धवन पट्टी सीमेंट, और ये जो है लोहे को गर्म करने पर जब जो वेस्ट मटेरियल बचता है इसके द्वारा इसे बनाया जाता है। मतलब लोहे को जब हम गर्म करते हैं और जो उपयोगी चीजें हैं वो निकालने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसका उपयोग करके क्या बनाया जाता है, धवन भट्टी सीमेंट बनाया जाता है। धवन भट्टी सीमेंट बनाया जाता है, और भट्टी से आप समझ ही रहे हैं भट्टी जो हम जलाते हैं तो भट्टी कितना ज्यादा ताप सहन कर पाती है, उसी तरह से ये जो धवन भट्टी सीमेंट होता है इसमें ताप सहन करने की अच्छी क्षमता होती है, अच्छी क्षमता। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पैजोलेनिक सीमेंट के बारे में, और ये जो है ज्वालामुखी की जो लावा होती है, लावा सिलिका और एल्यूमिना, इन तीनों चीजों को मिलाकर इसे बनाया जाता है। और ये किससे बनाया जाता है, ज्वालामुखी फटने के बाद जो लावा बचता है उसको, सिलिका को और एल्यूमिना को, इन्हें मिलाकर आपस में बनाया जाता है। और ये जो है ऑर्गेनिक और पर्यावरण के लिए ये वाला सीमेंट अच्छा रहता है, के लिए अच्छा, क्योंकि इसमें सारे ही नेचुरल चीजें डाली गई हैं। ज्वालामुखी वाला जो लावा है उसको, सिलिका को, एल्यूमिना को, इनको मिलाकर इसे बनाया जाता है। तो हमने भवन निर्माण की सारी सामग्री देख ली है। आज थोड़ा सा हम बात करेंगे मार्केट के बारे में भी। और मार्केट जो है ये क्या होता है, बाजार ये क्या है, बाजार में क्या क्या चीजें होती हैं, क्रेता विक्रेता और कीमत स्थान, हम इसे मूल्य निर्धारण भी बोल सकते हैं, निर्धारण। तो जब बाजार है, बाजार का मतलब, और एक इसमें आ जाएगा वस्तु। बाजार का मतलब हुआ जब जहां पर वस्तुओं को लेने, खरीदने और बेचने का काम होता है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, वस्तु होनी चाहिए जिसे हमें बेचना है, उसकी एक फिक्स कीमत होनी चाहिए कि हाँ हमें ये चीज इतने में बेचनी है। साथ ही इसे बेचने वाला होना चाहिए और खरीदार भी होना चाहिए, और एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर हम इस वस्तु को रख सके। तो ये सारी चीजें जो जगह, जो बात जो है, इन सारी चीजों को फुलफिल करती है वो ही बाजार कहलाता है। तो हमने क्या जाना, बाजार में क्या होना चाहिए, वस्तु, कीमत होना चाहिए, फिक्स कीमत होनी चाहिए, विक्रेता, क्रेता और स्थान। अभी जो है आजकल जो है स्थान का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन जो है आजकल शॉपिंग काफी बढ़ गई है। तो ऐसा नहीं जैसे कि हम बीकानेर में रह रहे हैं और बीकानेर में रह के हम दिल्ली की, मुंबई से भी कोई भी चीज आसानी से मंगवा सकते हैं। तो इसमें हमारा प्रत्यक्ष रूप से वहां पर जाना जरूरी नहीं रहता, हम अप्रत्यक्ष रूप से भी कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। यानी बाजार का मतलब है
ये प्रत्यक्ष हो ये जरूरी नहीं है। बाजार अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट भी हम जो है शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग जो है इसका अच्छा एग्जांपल है। जैसे कि हमें कोई सामान मंगवाना है, हमें कोलकाता से कोई सामान मंगवाना है, तो हम उसका ऑर्डर कर देंगे, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमने ऑर्डर किया और वो चीज हमारे घर पर आ जाएगी। तो ये जो है बाजार जो है प्रत्यक्ष हो ये जरूरी नहीं है, अप्रत्यक्ष भी यानी इनडायरेक्ट भी हो सकता है। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है सामान को जब हम खरीदने जाते हैं तो हमारे मन में रहता है कि ये सामान हमें सस्ती कीमत पर मिल जाए, वहीं पर जो दुकानदार होता है वो ये सोचता है कि हाँ ये जो चीज है हम थोड़ा महंगा बेच दें। तो ये दोनों चीजें जो है ये आपस में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। वो दुकानदार सोचता है कि इससे थोड़ा महंगा बेचा जाए, जबकि हम जो खरीदार हैं हम सोचते हैं थोड़ा हमें सस्ता मिल जाए। तो बाजार वो भी है जिसमें प्रतिस्पर्धा भी हो। तो बाजार की विशेषताएं हो गई हमारी, कौन कौन सी विशेषताएं बाजार की विशेषताएं यानी यहाँ पर स्थान होना चाहिए, क्रेता यानी खरीदार होना चाहिए, विक्रेता यानी बेचने वाला, कीमत इसका फिक्स मूल्य होना चाहिए, वस्तु होनी चाहिए और साथ ही प्रतिस्पर्धा भी। अगर बाजार अगर क्रेता है, विक्रेता, कीमत और ये सब चीजें नहीं है तो वो बाजार नहीं माना जाएगा। विक्रेता है और ये सारी चीजें नहीं है तो भी बाजार नहीं, और ये सारी चीजें हैं पर प्रतिस्पर्धा नहीं है तो वो बाजार नहीं कहलाएगा। तो अब बात कर लेते हैं मार्केट के वर्गीकरण यानी टाइप्स के बारे में। और मार्केट यानी बाजार को हम कितने तरह से, हम 5 तरह से बाजार को वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें है स्थान, समय, कार्य, प्रतिस्पर्धा और विक्रय मात्रा। स्थान को हम 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 4 भाग कौन कौन से हो गए स्थान के हिसाब से? पहला हो गया स्थानीय, दूसरा है प्रांतीय, तीसरा है राष्ट्रीय। समय के हिसाब से भी हम इसे 4 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से? तो समय के हिसाब से भी हम इसे कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में। और ये है, पहला है अति, अल्पकालिक, दीर्घकालिक और अति दीर्घकालिक। अति दीर्घ। अब बात कर लेते हैं कार्य के हिसाब से। कार्य के हिसाब से हम इसे में बांटेंगे। पहला है सामान्य, कितने भागों में? 4 भागों में। और पहला है सामान्य, मिश्रित, नमूने के आधार पर, और नेक्स्ट है श्रेणी के आधार पर। तरह के हिसाब से हम इसे बांटेंगे 3 भागों में। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 भाग आपके हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा, या पूर्ण प्रतियोगी। नेक्स्ट है अपूर्ण, और लास्ट है एकाधिकार। और लास्ट जो है विक्रय की मात्रा। विक्रय के आधार पर भी इसे हम बांटेंगे 3 भागों में। और वो 3 भाग हैं, ये 3 भाग क्या हैं? एक तो थोक, खुदरा, और तीसरा है आपका वित्तीय, या जिसे हम उचित बाजार भी कहते हैं। तो हमने इसके टाइप्स देख लिए। अभी एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्थान के आधार पर हमने इसे 4 भागों में बांटा है। स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। स्थानीय में क्या होगा? लोकल जो बाजार होता है हमारे आसपास, जो है हम ग्रोसरी वगैरह खरीदते हैं, सामान जैसे कि दूध वगैरह है, ये सब जो शॉप हमें अपने आसपास दिखाई देती है, तो ये सारी लोकल जो मार्केट है उसके अंतर्गत आ जाएगी। नेक्स्ट जो है प्रांतीय है। प्रांतीय का मतलब किसी एक क्षेत्र, किसी एक प्रांत विशेष में ये बाजार होता है। जैसे कि
जैसे जयपुर है, जयपुर में बंधेज फेमस है, तो वहाँ पर बंधेज का पूरा बाजार होगा और वो सिर्फ जयपुर में ही देखा जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ रसगुल्ले, हमारे बीकानेर की भुजिया है, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंतर्गत आएंगी। राष्ट्रीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार जो है इसके अंतर्गत साड़ी है, और इसमें आपका प्रांतीय में आ जाएगा बंधेज और मूर्ति कला वगैरह है, जो उस प्रांत विशेष की फेमस है वो चीजें आएंगी। साड़ी आ जाएगी, इसमें राष्ट्रीय के अंतर्गत आएगी आपकी साड़ी है, गहने, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और अंतर्राष्ट्रीय में वो बाजार, राष्ट्रीय बाजार तो पूरे हमारे जैसे भारत देश है, तो भारत देश के अंदर सभी राज्यों में इसका व्यापार होगा। वहीं पर जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है इसके अंतर्गत जो भी वस्तु खरीदी जाएगी उसकी खरीदी और उसको बेचने का कार्य जो है पूरे संसार के द्वारा होगा, मतलब पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो है इसकी खरीदारी और बेचने का काम किया जाता है। डीजल, पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ इंडिया में नहीं बनता है, बल्कि ये क्या है यूरोपीय देशों में बनता है। यूरोपीय देशों से हम लोग इससे खरीदते हैं, तो ये इसके अंतर्गत आ गया। पेट्रोल है, डीजल है, ये यूरोपीय देशों से हम खरीदते हैं, और ये है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। हमने बात की समय के आधार पर भी 4 भागों में हमने बाजार को बांटा है, और वो कौन सा? अति अल्प, दीर्घ और अति दीर्घ। अति अल्प में वो चीजें आ जाएंगी जो बहुत जल्दी खराब होती हैं, बहुत जल्दी खराब होने वाली चीजें, जैसे कि दूध है, मांस, मछली, ये जल्दी खराब होती हैं। इस वजह से ये बहुत ही कम समय के लिए जितनी जरूरत होती है दुकानदार उतनी ही इन्हें मंगवाता है, और उसी हिसाब से ये उन्हें बेचता है। मतलब जितनी सप्लाई होनी है, जितना बेचना है, जितनी मांग है, उस हिसाब से इसे मंगवाया जाता है। और इससे इसका जो बाजार है दैनिक रूप से लगता है, जैसे कि दूध वगैरह है, हम दैनिक डेयरी वगैरह से लेके आते हैं, दही है, दूध है, तो वो रेगुलर हम उससे लेके आते हैं, क्योंकि ये चीजें जल्दी खराब होती है। इसी वजह से ये बाजार थोड़े समय के लिए लगाया जाता है। अल्प बाजार जो है इसका जो टाइम पीरियड है अति अल्प से थोड़ा सा ज्यादा होता है, जैसे कि इसके अंतर्गत सब्जियां हैं, फल हैं, ये सारी चीजें आती हैं। सब्जी फल हम 1 या 2 दिन रख सकते हैं, तो ये चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। वहीं अति अल्प जो है इसमें हम 24 घंटे के लिए उस चीज को रख सकते हैं, उससे ज्यादा उसे नहीं रख सकते, वो जल्दी खराब हो जाएंगे। दीर्घकालिक अति अल्प और अल्प से ज्यादा होता है। इसमें साड़ी, इसमें अनाज रख सकते हैं, अनाज है, चावल है, दालें हैं। तो ये थोड़ा ज्यादा समय के लिए दुकानदार मंगवाता है, थोक में मंगवाता है, और उस हिसाब से इसे बेचता है, क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होंगे। इसके साथ ही अति दीर्घ जो कि बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए होता है, जैसे कि गोल्ड है, स्टील है, बाकी जो धातु वगैरह है वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, क्योंकि ये खराब होने वाली चीजें नहीं है और इन्हें लंबे समय तक के लिए रखा जा सकता है। नेक्स्ट हमने बात की थी कार्य के आधार पर, और कार्य के आधार पर भी इसे हमने 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से? कार्य के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया। सामान्य को ही हम मिश्रित कहेंगे, मिश्रित। इस बाजार में सभी चीजें होती हैं। इसमें क्या होता है, हमें अपनी जरूरत की सारी चीज मिल जाएगी, मतलब सुई से लेकर ग्रोसरी आइटम आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा विशिष्ट जो है, नेक्स्ट जानते हैं विशिष्ट के बारे में। और विशिष्ट बाजार जो है किसी एक विशेष वस्तु के लिए ही होता है, जैसे कि अनाज मंडी, सब्जी मंडी और रुई मंडी। तो यहाँ पर ये वस्तुएं ही बेची जाए, जैसे अनाज मंडी, वहां पर सिर्फ अनाज ही बेचा जाएगा। सब्जी मंडी में सब्जी ही होगी, रुई के अंदर रुई ही होगी। तो ये किसी विशेष वस्तु के लिए होता है, इसीलिए इसे विशिष्ट बाजार कहते हैं। नेक्स्ट है नमूने पर आधारित। ये जो है नमूने पर आधारित होता है, मतलब जैसे चावल है, अनाज वगैरह खरीदते हैं तो हम थोड़ा सा नमूना, जो दुकानदार हमें नमूना देकर दिखाता है, भाई ये देखो, ऐसे नहीं कि पूरी जो बोरी हम देख रहे हैं खोल के,
ये हम जब ज़्यादा थोक मात्रा में सामान को खरीदते हैं तो उस समय ये इस तरह का दिखाई देता है। हम थोड़ा सा नमूना लेकर देख लेते हैं कि किस तरह का, और फिर उसे खरीद लेते हैं। नेक्स्ट है श्रेणीकरण, और ये श्रेणीकरण जो है ग्रेडिंग के हिसाब से होता है। श्रेणीकरण जो है ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से होगा आपका। ग्रेडिंग इसमें क्या होता है, जैसे कि एप्पल का फोन है, वॉशिंग मशीन हमने वर्लपूल की ले ली, तो ये जो है हम कंपनी के हिसाब से चीज़ों को खरीदते हैं। हायर का टीवी है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट जो है हम बात कर लेते हैं कार्य के आधार पर, हमने देख लिया। अब बात करते हैं प्रतिस्पर्धा के आधार पर, और ये भी हमने इसे बांटा 3 भागों में। पहला पूर्ण, और पहला आपका पूर्ण है, अपूर्ण है और प्रतियोगी। पूर्ण प्रतिस्पर्धा ये बेस्ट बाजार होता है, बेस्ट है। इसमें क्रेता और विक्रेता, क्रेता और विक्रेता को वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान होता है। और पूरी जो इसमें प्रतिस्पर्धा होती है, वस्तु का जो मूल्य है वो फिक्स होगा आपका, और क्रेता और विक्रेता को बाजार के बारे में पूरा ज्ञान होता है, मूल्य इसमें फिक्स होगा आपका। नेक्स्ट जो है अपूर्ण, और इसमें क्रेता विक्रेता को वस्तु का ज्ञान नहीं होता, वस्तु का ज्ञान नहीं होता, साथ ही जो मूल्य है वो भी फिक्स नहीं होगा आपका। नेक्स्ट जो है वो एकाधिकार है आपका, यहाँ लिख देती हूँ एकाधिकार। एकाधिकार ये किसी एक व्यक्ति के अनुसार होता है, मतलब कोई एक व्यक्ति द्वारा ही ये चलाया जाता है, और इसमें वो व्यक्ति खुद से उस वस्तु की कीमत फिक्स करता है और उस हिसाब से इसे खरीदता या बेचता है। उस व्यक्ति के अनुसार होते हैं जो उसे बेच रहा है। नेक्स्ट हमने देखा विक्रय मात्रा के हिसाब से, मतलब जितनी वस्तु खरीदी जा रही है उस हिसाब से, हम जितनी वस्तु बेची जा रही है उस हिसाब से भी कौन कौन सा है, थोक है, खुदरा है और औचित्य। तो एक बार हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं। थोक, थोक, थोक के अंदर अधिक मात्रा में वस्तु खरीदी जाती है, जैसे कि गेहूं है, चावल है, मूंगफली है, अनाज है, सब्जियां है। मतलब आम वगैरह, जब आम का सीजन होता है तो हम काफी मात्रा में जो है आम खरीद लेते हैं, आम की पेटी खरीद लेते हैं। तो ये जो है थोक में खरीदी जाती है, और इसमें वस्तु हमें सस्ती पड़ती है, वस्तु सस्ती पड़ेगी। दूसरा है खुदरा। इसमें क्या होता है, जो बेचने वाला यानी विक्रेता होता है, वो इन थोक व्यापारियों से चीजों को खरीदता है, दुकान में लाता है, और फिर हम उपभोक्ताओं द्वारा वो चीज खरीदी जाती है। मतलब जो दुकानदार हैं, जिन दुकानदारों से हम सामान खरीद रहे हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है औचित्य, औचित्य या जिसे उचित कहा जाएगा। ये क्या होता है, उचित होता है, सरकार द्वारा मूल्य फिक्स किया जाता है। तो ये उचित बाजार होता है, सरकार द्वारा इसका जो मूल्य है सरकार द्वारा फिक्स किया जाता है। तो हमने बाजार के कई सारे टाइप्स देख लिए, और आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लें और आप साथ साथ लिखते भी जाएं। कम और मांग हमारी ज्यादा है, वस्तु की मात्रा तो कम है और मांग आपकी ज्यादा है। तो ये चोर बाजार जो है, यहाँ पर वस्तुएं सस्ती रेट में बेची जाती है। जब मात्रा कम होती है वस्तु की और मांग ज्यादा होती है तो ये बाजार लगाए जाते हैं। तस्करी, तस्करी इसमें जो है, जैसे मान लीजिए लकड़ी है, चंदन की लकड़ी है, तो इसका हम अपने भारत में उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असामाजिक तत्व होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए लकड़ी वगैरह है या कोई भी जैसे आपका पेट्रोल वगैरह है या अन्य चीजें हैं, उनकी तस्करी दूसरे देशों में करते हैं और उससे अच्छा मुनाफा कमाते हैं। जैसे इसमें चंदन की लकड़ी है, चंदन की लकड़ी, अफीम, शराब,
इस तरह की चीजें इसके अंतर्गत जो है तस्करी की जाती है। ये जो असामाजिक तत्व होते हैं इन चीजों को दूसरे देशों में बेचते हैं और अच्छे रुपए कमाते हैं। नेक्स्ट जो है चेन मार्केट है, ये एक चेन की तरह होता है, जैसे कि इस तरह से, जैसे कि रिलायंस फ्रेश है। रिलायंस फ्रेश की और भी कई ब्रांचेज है जो कि अलग अलग सिटीज में होती है। मतलब ये इनकी जो ब्रांच है अलग अलग जो है ब्रांच होती है, ब्रांच अलग अलग सिटीज में, अलग अलग सिटीज में इनकी ब्रांच होती है। जैसे रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस फ्रेश जो है वो इस तरह से इनकी ब्रांच जो है अलग अलग सिटीज में होती है और ये ब्रांच जो है उसी नाम से होती है। नेक्स्ट है सहकारी। सहकारी कोई एक या दो व्यक्ति मिलकर चलाते हैं। इसमें वस्तु की कीमत सरकार तय करेगी। तो इसमें वस्तु की जो कीमत है वो कौन तय करता है? सरकार। नेक्स्ट जो है हाट बाजार है और ये फेस्टिवल्स में लगाए जाते हैं। फेस्टिवल है जैसे दीपावली है, उसमें क्या होता है, पटाखों का बाजार लगा लिया जाता है, या फिर मतलब विशेष जो मौके होते हैं उनमें इसे लगाया जाता है। विशेष बाजार होता है जो कि एक ही दिन लगाया जाता है और विशेष किसी एक ही दिन का बाजार होता है, ये एक ही दिन लगाया जाता है। जैसे कि मेले वगैरह में हम जाते हैं तो मेले में वो एक निश्चित समय के लिए वो बाजार लगाया जाता है। किसी जैसे फेस्टिवल, जैसे अभी दीपावली आएगी तो दीपावली में पटाखे वगैरह का बाजार लगा लिया जाता है और ये एक निश्चित समय के लिए लगाया जाता है। मकर संक्रांति पे पतंगों की दुकान लगा दी जाती है। ये चीजें हमेशा नहीं बिकेंगी, उसी विशेष मौके पर बिकती हैं जब वो कोई त्योहार हो। वहां के समय में भी अलग अलग इस तरह से हाट खुल जाते हैं। नेक्स्ट जो है सेल मार्केट। इसमें क्या होता है, जब वस्तु लो क्वालिटी की हो, लो क्वालिटी की होती है और जो दुकानदार है उसे लग रहा है कि वस्तु नहीं बिकेगी, तो ऐसी स्थिति में वो सेल लगाता है, उस वस्तु की कीमत को कम कर देता है और जैसे कि 50% है, 40% इस तरह से कम कर देता है और इस तरह से सेल जो है उसमें उस वस्तु को खरीद लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। और आज आपने जाना कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों को, भवन निर्माण की कुछ और सामग्रियों के बारे में, साथ ही आपने जाना मार्केट यानी बाजार क्या होता है, कौन कौन से तरह के बाजार होते हैं, आज हमने इस बारे में डिस्कस किया। कल हम बात करेंगे उपभोक्ता के बारे में। उपभोक्ता, उपभोक्ता जिसे हम कंज्यूमर भी बोलते हैं, और उपभोक्ता के बारे में हम बात करेंगे। सारे से संबंधित कुछ एक्ट भी बनाए गए, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।